दोस्तों, आप सभी का कहानी के इस भाग में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके पहले के भाग को नहीं सुना है तो उसका लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कल की स्टोरी पर आप लोगों ने बहुत सारे लाइक किए, बहुत अच्छा लगा देख करके। ऐसे ही आप लोग प्लीज़ मेरी काम की सराहना करते रहिए। प्लीज़ आप लोग कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। अनाउंसमेंट की कुछ देर बाद आराध्या पार्टी हॉल से निकल ऊपर की ओर चली गई। इसीलिए रुद्राज को आराध्या कहीं नहीं दिखाई दी। आराध्या कहीं नज़र न आने पर रुद्राज पार्टी हॉल से निकल सीढ़ियों से ऊपर की ओर चला गया। रुद्राज ऊपर आराध्या के कमरे में पहुंचा, पर उसे वहां आराध्या कहीं दिखाई नहीं दी। तो उसने पलट कर जाना चाहा, तभी उसे कमरे में बनी बालकनी में से आराध्या की आवाज़ सुनाई दी, जो बालकनी में एक और खड़ी फ़ोन पे बात कर रही थी। रुद्राज बालकनी में जाकर रेलिंग से पीट कर आराध्या के पास खड़ा हो गया और आराध्या की ओर नजरें कर ठुड्डी पर हाथ टिकाए पैनी निगाहों से उसकी ओर देखने लगा। आराध्या को अपने पास रुद्राज का एहसास था। आराध्या की नज़रों ने उसकी मौजूदगी भांप ली थी, पर वो जानबूझकर अनजान बनते हुए रुद्राज की तरफ देखे बिना फ़ोन पर सूरत अपने पापा से बात की जा रही थी। रुद्राज ने गला खखाड़ते हुए आराध्या को अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, पर आराध्या दूसरी ओर घूमकर बातें करने लगी। तो रुद्राज भी समझ गया कि आराध्या जानबूझकर अनजान बन रही है। उसे आराध्या का ऐसा बर्ताव मन ही मन खला। उसकी नज़र अपनी तरफ पीठ की साड़ी पहने हुए खड़ी आराध्या की खुली पतली नाजुक कमर पर पड़ी, जिसे देख उसके होठों पे शरारती मुस्कान आ गई। उसने आराध्या की कमर पर हाथ रख शरारती अंदाज में उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे आराध्या की पीठ रुद्राज के सीने से जा टकराई। रुद्राज के अचानक से ऐसा करने से आराध्या हड़बड़ा गई और फ़ोन हाथ से छूटकर फर्श पर गिरकर बंद पड़ गया। रुद्राज के अचानक से ऐसे बर्ताव से आराध्या शॉक्ड रह गई और अगले ही पल उसके चेहरे पे गुस्से के एक्सप्रेशन उभर आए। उसने रुद्राज की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहा, छोड़िए मुझे रुद्राज सर, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसी हरकत करने की? किस रिश्ते से आपने मुझे इस तरह छुआ? छोड़िए मुझे वरना। आराध्या गुस्से से तिलमिलाते हुए बोले जा रही थी, पर रुद्राज ने उसकी कमर पर अपने हाथ की पकड़ ढीली करने के बजाय और कस दी और होठों पर शरारती मुस्कान उभर आई। रुद्राज अपने हाथ की उंगलियों के स्पर्श से आराध्या के बालों को धीरे धीरे एक ओर करने लगा और ऐसा करते हुए रुद्राज की उंगलियां आराध्या के गर्दन को छू गई, जिससे आराध्या कसमसा उठी और उसने रुद्राज से दूर होना चाहा, पर रुद्राज ने उसकी कमर पर दबाव बनाते हुए उसे अपनी तरफ दोबारा खींच लिया। आराध्या ने दोबारा गुस्से से कहा, मैंने कहा ना, छोड़िए मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। पर रुद्राज पर आराध्या की बातों का कोई असर होना नामुमकिन सा लग रहा था। उसने आराध्या के और करीब जाते हुए अपने होठों को आराध्या के कान के पास लगा दिया। रुद्राज की इस हरकत से उसकी सांसों की गर्माहट आराध्या अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रही थी, जिसकी तपिश को महसूस कर आराध्या खुद में ही सिमट गई। रुद्राज की ये हरकत उसके गुस्से पे इस तरह हावी होती आ रही थी। रुद्राज की गर्म सांसों की डोर उसकी गर्दन पर महसूस होती है। उसकी धड़कनों का शोर तेजी से बढ़ गया। वहीं रुद्राज पर भी आराध्या की करीबी को महसूस करते हुए मदहोशी छा रही थी। आराध्या की करीबी उसके गुस्से के पीछे छुपे हर एहसासों जज्बातों को इस वक्त उखेर रही थी। वो अपने होठों को आराध्या के कान से लगाई, अपनी आंखें बंद की। उस खूबसूरत एहसास को में खोने को बेकरार था। आराध्या ने रुद्राज की करीबी से होते हुए हर एक एहसास को एक तरफ कहते हुए दोबारा गुस्से से कहा, छोड़िए मुझे, आपको मुझे इस तरह से छूने का कोई हक नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है हम दोनों के बीच, जो आप इस तरह मेरे करीब चले आते हैं। आराध्या की बात सुन मदहोशी के खुमार से निकल आया और उसने अपनी आंखें झट से खोल दी और अपने नर्म लफ्ज़ी में आराध्या के कान में कहा, मुझे तुम्हें छूने का पूरा हक है, वही हक जो मैंने तुम्हें खुद पर दिया है, वही हक जिससे तुम बाहर गार्डन में
मुझ पर चिल्लाकर मुझे बहुत कुछ बुरा भला सुनाकर आई थी, पर तुम्हारे अलावा ये हक मैंने किसी लड़की को नहीं दिया जो मुझे इतना सब कुछ सुनाकर निकल जाए। इसीलिए जो हक तुम मुझ पर अपना समझती हो, वही हक मैं तुम्हारे ऊपर अपना समझता हूँ। उसी हक से तुमसे नाराज़ होने का हक भी है मेरा। उसी हक से तुम पर गुस्सा करने का हक भी है मेरा। उसी हक से तुम्हारे करीब भी आता हूँ। और बात रही रिश्ते की, तो तुम्हारे और मेरे बीच रिश्ता है दर्द का, सुकून का, अनगिनत एहसासों का, नफ़रत का और प्यार। रुद्राज के लफ्ज़ वहीं थम गए। रुद्राज को चुप देख आराध्या ने धीरे से कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए आप? कहिए ना, क्या कहना चाहते थे? मैं भी सुनना चाहती हूँ। रुद्राज ने कुछ सोचते हुए आराध्या की कमर पर अपने हाथ की पकड़ ढीली करते हुए धीमी स्वर में कहा, कुछ नहीं कहना चाहता मैं जिसे तुम सुनना चाहती हो। रुद्राज के हाथ की पकड़ ढीली होती आराध्या तुरंत उससे दूर हट खड़ी हो गई और रुद्राज की तरफ चेहरा घुमाते हुए हाथ बांधे खड़ी हो गई और गुस्से में कहा, इस तरह उम्मीद देकर बात को बीच में अधूरी छोड़ देने की आपकी ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और आपको बता दूं, बिना रिश्ते के जताया गया हक बहुत ही जल्द अपना दम तोड़ देता है, दूध तलक नहीं चल पाता। इस बारे में सोचना ज़रूर रुद्राज सर, शायद इसी बात से आपके मन की उलझन दूर हो जाए। ये कहकर आराध्या बालकनी में से कमरे में चली गई और अलमारी में से कपड़े निकाल चेंज करने बाथरूम की ओर चली गई। रुद्राज भी आराध्या की बातों को जहन में लिए वहाँ से निकल अपने कमरे में चला आया और अपने सूट को बेड पर उतार फेंका और बालकनी में जाकर सिगरेट सुलगाकर होठों से लगा दी और कुछ समय पहले आराध्या के साथ बिताए उन पलों को याद करते हुए, आराध्या की बातों पे गौर करते हुए, उसकी बातों का मतलब समझते हुए धुआं आसमान की ओर उड़ाने लगा। पार्टी खत्म हो चुकी थी और सभी मेहमान वहाँ से जा चुके थे। विमान सिंगल मेंशन में ही रुकने वाला था, इसीलिए रूपाली जी उसे ऊपर एक कमरे में ले आई जो खास उसकी पसंद के अनुसार ही तैयार करवाया गया था। रूपाली जी विवान को उसके कमरे में छोड़ गुड नाइट विश कर अपने कमरे में चली आई। सिंगल फैमिली के बाकी सभी मेंबर्स भी काफ़ी थक चुके थे, इसीलिए सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। विवान अपने कमरे में इधर उधर अपनी नजरें घुमा बालकनी में चला आया। उसने अपने पास वाली बालकनी में कमरे से आती हुई लाइट्स की हल्की रोशनी देखी तो वो उसकी ओर देखकर बोला, इसके पास वाला कमरा तो रुद्राज का है, बट ये मेरे पास वाले कमरे में लाइट्स क्यों ऑन है? आखिर ये किसका कमरा हो सकता है? सिंगल फैमिली का ऐसा कौन सा शख्स है जिससे मैं अब तक नहीं मिला? कोई बात नहीं, इनसे मुलाकात सुबह कर ली जाएगी। विवान ने होठों पे तिरछी मुस्कान लिए हुए कहा और एक नज़र आराध्या की बालकनी की ओर देख सोने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सुबह सूरज की हल्की सुनहरी किरणें आराध्या की बालकनी में लगे शीशे के दरवाजे से होते हुए बेड पे सो रही आराध्या की आंखों पर पड़ती है, जिससे वो अलसाते हुए अपनी आंखें धीरे से खोलती है और बालकनी की ओर अधखुली आंखों से देखती है, जहां आसमान में से सूरज दादा अपनी छटा बिखेरते हुए सवेरा होने का आह्वान कर रहे थे। आराध्या सामने दीवार पर लगी घड़ी की ओर नज़र घुमाती है तो उसकी आंखों से नींद गायब हो जाती है और वो जल्दी से ब्लैंकेट को दूर हटा बेड पर से उठते हुए कहती है, हे कान्हा जी, 7:30 बज चुके हैं और मैं अब तक सोती रही। कल रात पार्टी की वजह से सोने में लेट हो गया, इसीलिए सुबह उठने में भी देरी हो गई। वो अलमारी में से अपने कपड़े निकाल जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी और कुछ ही देर में नहाकर बाथरूम से बाहर निकली और अपने गीले बालों को तौलिए की मदद से सुखाते हुए बाहर बालकनी में चली आई और जल्दी जल्दी बालों में हाथ चलाते हुए उन्हें सुखाने लगी, इस बात से अनजान कि उसके बगल वाले कमरे की बालकनी में मौजूद विवान की नजरें उस पर ही ठहरी हुई है। विवान बालकनी में पुशअप मार रहा था, तभी उसकी नज़र पायल की छन छन की आवाज़ से अपने पास वाली बालकनी की ओर गई, जहां एक लड़की उसकी तरफ पीठ किए हुई खड़ी अपने बालों को तौलिए से जल्दी जल्दी सुखा रही थी और पानी की कुछ बूंदें बालों से लुढ़क कर
उसकी गोरी पीठ पर आ रुकी थी, जो मोतियों के समान प्रतीत हो रही थी, जिसे देख विवान के होठों पे सहज रूप से ही छोटी सी मुस्कान बिखर गई। उसने मन ही मन कहा, तो ये है वो खूबसूरत बला जिससे हम अब तक अनजान हैं। बस अब इनका दीदार हो जाए तो आज की सुबह खुशनुमा हो जाए। विवान पुष्प को रोक फर्श पर से खड़ा हो गया और उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश करने लगा, पर आराध्या की पीठ विवान की ओर होने से वो उसका चेहरा देख नहीं पाया। विवान ने उससे बात करने के लिए अपने होठों को खोला ही था कि आराध्या वहाँ से सीधा अपने कमरे में चली गई। विवान के सब अंदर ही रह गए। विवान ने खुद से ही कहा, विवान की इन निगाहों से कोई भी खूबसूरत लड़की बच नहीं पाई है, तुम भी बच नहीं सकती ब्यूटीफुल। विवान वहाँ से हट ऑफिस के लिए तैयार होने अपने कमरे में चला गया, क्योंकि आज ऑफिस पहुँच उसे रुद्राज के साथ होने वाली उस डील को साइन करना था और लड़कियों के मामले के साथ साथ वो अपने काम को लेकर भी कोई ढील नहीं छोड़ता था, या यूँ कहे काम के मामले में वो बहुत सख्त बन जाता था। आराध्या जल्दी से रेडी होकर कमरे से बाहर निकली तो जाते हुए उसकी नज़र रुद्राज के कमरे में पड़ी, तो रुद्राज के कमरे के बंद दरवाजे को देख उसे अंदाज़ा लग गया कि रुद्राज अब तक सो रहा है। आराध्या ने मन ही मन कहा, रुद्राज सर को याद तो है ना कि आज ऑफिस में विवान वालिया के साथ इन्हें डील के पेपर साइन करने हैं, जिसके लिए इन्हें ऑफिस समय पे पहुंचना होगा, वरना अभिजीत अंकल से खामोखा बुरा भला सुनना पड़ेगा। सचमुच लापरवाही की हद कहते हैं रुद्राज सर तो। आराध्या ने कहा और रुद्राज के कमरे के दरवाजे को खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर फिर ये सोचकर हाथ पीछे खींच लिया कि अगर रात में दोनों के बीच हुए झगड़े की वजह से उसका मूड ख़राब हुआ हो तो बिना वजह उस पर सुबह सुबह फिर से कहीं अपना गुस्सा ना निकाल दी। ये सोच वो रुक गई और कुछ सोचने लगी और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, यही तरीका सही हो रहेगा रुद्राज सर को जगाने का। आराध्या नीचे हॉल में पहुंची और कान्हा जी के मंदिर की तरफ बढ़ गई और हमेशा की तरह शांति से कान्हा जी की पूजा करने के बजाय आरती की थाल सजा तेज सुरीली आवाज़ में आरती गुनगुनाने लगी। हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे पियापति मैं करूँ आरती तेरी, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊँ, सांझ सवेरे तेरे गुन गाऊँ, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे पियापति मैं करूँ आरती तेरी। आरती की सुरीली आवाज़ कानों में पड़ते ही आईने के सामने ऑफिस के लिए तैयार होकर खड़ी अपने हाथों में वॉच बांधते विवान के हाथ वहीं रुक जाते हैं और वो अपने तेज कदमों के साथ बाहर निकल आता है, ये देखने के लिए कि इतनी प्यारी आवाज़ आखिर है किसकी। वहीं आराध्या की दिल की लुभावनी आरती की धुन कानों में पड़ती ही बेड पर सुकून की नींद सो रहे रुद्राज के चेहरे पे नींद में भी एक मुस्कान तैर जाती है। वो धीरे से अपनी आंखें खोल देता है। रुद्राज के जहन में उस दिन की याद ताज़ा हो गई थी जब सिंघल मेंशन में आराध्या का पहला दिन था और वो अपनी इसी सुरीली आवाज़ में कान्हा जी का प्यारा भजन गा रही थी, पर देर तक चैन की नींद सो रहे उसके कानों को आराध्या का इस तरह तेज आवाज़ में आरती गाना पसंद नहीं आया था और वो पहले दिन ही उससे झगड़ पड़ा था और अगली बार फिर उसे कभी भी इस तरह तेज आवाज़ में आरती न करने की वार्निंग दे दी थी उसने, जिससे आराध्या उसके सामने डरी सहमी खड़ी थी। पर आज की सुबह में बात कुछ और थी। आज आराध्या की आवाज़ सुन उसकी नींद खुलना उसके दिल को सुकून दे रहा था। विवान कमरे से निकल बाहर पहुंचा और नीचे जाने के लिए सीढ़ियों के पास पहुंचा तो उसके कदम वहीं ठिठक गए। कान्हा जी की मूर्ति के सामने खड़ी आरती कर रही आराध्या की पीठ इस बार भी विवान की तरफ थी, पर वो पहचान गया था कि ये वही लड़की है जिसको उसने थोड़ी देर पहले बालकनी में देखा था, जिससे विवान के होठों पर फिर से मुस्कान तैर गई और उसने मन ही मन कहा, ये ब्यूटी तो मेरे साथ लुका छुपी का खेल खेल रही है, पर अब और नहीं। इस ब्यूटी की खूबसूरती का दीदार तो मेरी निगाहें करके रहेंगी। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए, मन ये चाहे ये पल अखियाँ मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरे दर्शन पाए, दरस तेरा प्रेम तेरा
आस है मेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे पिया पति मैं करूँ आरती तेरी। आराध्या के गाने के मीठे स्वर में खोया हुआ विवान सीढ़ियों से होता हुआ नीचे की ओर पहुंचा और आरती ख़त्म कर आराध्या जैसे ही आरती की थाली मंदिर में रखने के लिए झुकी, उसके कानों में पीछे से किसी की आवाज़ पड़ी, पूजा के बाद तो आरती देने का रिवाज होता है ना, तो क्या मुझे आरती नहीं देंगी आप? आरती की थाल मंदिर में रखने जा रही आराध्या किसी अनजान शख्स की आवाज़ सुन आरती की थाल हाथ में लेकर मुड़ी तो आरती करते वक्त सिर पर रखा हुआ आराध्या का दुपट्टा सिर से सरक कंधे पे आ गया, जिसे देख विवान के होठों पर अनजाने में ही छोटी सी मुस्कान तैर गई। जी कहिए। सॉरी, मेरा मतलब, लीजिए कान्हा जी की आरती, आप इसी के लिए कह रहे थे ना? आराध्या ने आरती की थाल विवान के आगे करते हुए सहज मुस्कान लिए कहा। विवान ने आराध्या की ओर देखते हुए आरती की ज्योति पर हाथ रख अपने सिर पर फेर दिया, जिसे देख आराध्या ने मन ही मन कहा, एक ये हैं जो विदेश में रहते हुए भी अपने रीति रिवाज नहीं भूले, और दूसरे रुद्र सर हैं जो यहाँ रहते हुए भी अपने रीति रिवाजों से कोसों दूर हैं, जो भूल कर भी कभी मंदिर नहीं आती। विवान की आरती लेते ही आराध्या आरती की थाल मंदिर में रख जाने को हुई तो पीछे से विवान ने तुरंत आराध्या का दुपट्टा धीरे से अपने हाथ से खींच आराध्या को रोक लिया। विवान की इस हरकत पर आराध्या ने तुरंत पीछे पलटकर देखा और थोड़ी सख्ती से पूछा, जी ये क्या हरकत है आपकी विवान सर? सॉरी, वो आपको रोकने का कोई और तरीका सूझा नहीं तो? विवान ने तुरंत माफ़ी मांगते हुए आराध्या के पास आते हुए कहा। लड़कियों के मामले में विवान की इमेज के बारे में आराध्या ने सुन रखा था और पार्टी में देख भी चुकी थी, इसीलिए वो उसके पास ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने बहाना बनाते हुए कहा, मुझे किचन में जाना है रूपाली आंटी की हेल्प के लिए। कहते हुए वो वहाँ से जाने लगी तो विवान ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, आप वही हैं ना जो कल पार्टी वाली शाम मुझे बाहर गार्डन में मिली थी? आप सिंगल मेंशन में कैसे? इस फैमिली के साथ आपका रिलेशन? विवान आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वहाँ रूपाली जी ने आते हुए कहा, विवान ये आराध्या है जिसके बारे में अभिजीत जी तुम्हें कल बता रहे थे। आराध्या अभिजीत जी के बचपन के दोस्त की बेटी है जो सूरत में रहते हैं। आराध्या वहीं से हमारी कंपनी में काम करने के लिए मुंबई आई है और तभी से इस मेंशन में हम सभी के साथ रहती हैं, पर अब ये लगता ही नहीं कि ये कुछ समय पहले ही हमारे साथ रहने आई है। लगता है ये हमेशा से सिंगल फैमिली की ही सदस्य रही है, क्योंकि इसने इतने कम समय में ही हम सभी के दिलों में अपनी जगह जो बना ली है। रूपाली जी ने प्यार से आराध्या के गालों को छूते हुए कहा, जिस पर आराध्या भी मुस्कुरा दी। आंटी, आपकी ये ख़ास मेहमान यही इतनी खूबसूरत और प्यारी कि पहली मुलाकात में ही किसी के दिल में भी अपनी जगह बना ली। विवान ने अपनी तरफ पीठ किए खड़ी रूपाली जी के कंधे पर झुकते हुए आराध्या के झुके चेहरे पर एक गहरी निगाह डाल होठों पर तिरछी मुस्कान लिए कहा, अपने बारे में विवान के मुँह से ये बात सुन आराध्या ने तुरंत चेहरा ऊपर की ओर उठाकर विवान की ओर देखा, जो उसी को मुस्कुराते हुए देख रहा था। विवान की नज़र खुद पर पाकर आराध्या ने तुरंत अपनी नज़र उस पर से हटा दी। वहीं विवान की बात सुन रूपाली जी उसकी ओर पलटी और विवान के कान खींचते हुए कहा, बदमाश कहीं का, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आराध्या के साथ फ्लर्ट करने की? अगर इसके साथ फ्लर्ट किया तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मतलब आंटी, आपके सामने नहीं कर सकता, अकेले में तो कर ही सकता हूँ, राइट? विवान ने रूपाली जी की टांग खींचते हुए शरारती अंदाज में कहा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते मुझसे शरारती कहीं की। रूपाली जी ने विवान के कान को छोड़ते हुए मुस्कुराकर कहा और आराध्या से कहा, आराध्या बेटा, अगर ये विवान तुम्हें जरा भी परेशान करने की कोशिश करे तो तुम आकर मुझे बताना, देखना मैं इस बदमाश का क्या हाल कहती हूँ। रूपाली जी की बात सुन आराध्या ने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए कहा, जी आंटी। चलिए आंटी, मैं आपकी किचन के काम में हेल्प कर देती हूँ, आराध्या ने कहा तो रूपाली जी ने कहा, नहीं बेटा, वो तो किचन का स्टाफ कर देगा। मैंने रुद्राज के लिए कॉफ़ी बनाई है, वो उसे जाकर दे आओ और उसे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आने के लिए कह देना। आज सभी साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करेंगे।
जी आंटी, आराध्या ने कहा और कॉफ़ी लेने किचन की तरफ बढ़ गई। आराध्या को जाते हुए देख विवान ने कहा, वाह आंटी, रुद्र के लिए तो इस प्यारी सी ब्यूटी के हाथों कॉफ़ी भिजवा रहे हो और मेरे लिए कुछ भी नहीं। ब्रेकफास्ट में आज अपने ने सॉरी ब्रेकफास्ट में आज मैंने तुम्हारी ही पसंद की डिशेस बनाई हैं विवान, और चल अभी के लिए तुम्हें अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर पिलाती हूँ। रुद्राज जी ने कहा तो रूपाली जी ने कहा तो विवान ने कहा, आई लव आंटी। जिस पर रूपाली जी ने विवान की गाल खींचते हुए कहा, नौटंकी कहीं का। मॉम प्लीज़ एक कप कॉफ़ी मेरे लिए भी, और विवान भाई और मेरी कॉफ़ी मेरे कमरे में ही भेज देना, क्योंकि मैं विवान भाई को अपने साथ अपने रूम में लेकर जा रहा हूँ। आखिर मुझे इनसे ढेर सारी बातें भी तो करनी हैं और कुछ मामलों में टिप्स भी लेनी हैं। फिर तो पूरे दिन ऑफिस के काम में बिजी हो जाएंगी और मैं कॉलेज में। आर्यन ने वहाँ जाते हुए रूपाली जी से और विवान से कहा, चल मेरे भाई, तूने इतने सालों में क्या क्या बदमाशियाँ की और कॉलेज में किस लड़की के साथ क्या गुल खिलाएं, सबकी हिस्ट्री पता करता हूँ और बदले में मेरे कुछ सीक्रेट टिप्स भी इस मामले में तेरे साथ शेयर करता हूँ, जो तेरे अलावा किसी को बताना नहीं, समझा। विवान ने आर्यन के गले में हाथ डालते हुए कहा और उसके साथ जाने लगा, जिस पर आर्यन ने कहा, सच विवान भाई, आपके जैसा कोई भी नहीं है। तो विवान ने कहा, वो तो है आर्यन। और रूपाली जी को आवाज़ लगाते हुए कहा, आंटी कॉफ़ी मत भूलिए। जिस पर आर्यन ने भी कहा, यस मॉम, हाँ हाँ भिजवाती हूँ सर्वेंट के हाथों कॉफ़ी तुम दोनों के लिए। रूपाली जी ने उन दोनों को जाते देख मुस्कुराकर कहा। वहीं अपने कमरे में सोफे पे बैठी राशि को देखकर लग रहा था कि उसका शैतानी दिमाग विचाराधीन है, जिसमें कुछ जहरीली योजनाएं जन्म ले रही हैं, और उसकी आंखों में देखकर लग रहा था कि वो कल पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई है, जिससे उसकी आंखें सूज गई हैं, और सोती भी कैसे। रुद्राज का कंपनी के काम में फिर से इंटरेस्ट लेना, उसका अब ऑफिस आना, वहाँ की सारी जानकारियाँ रखना, और अब तो उसके डैड द्वारा विवान के साथ की गई इस खास डील का हेड भी रुद्राज को बनाना, ये सभी बातें राशि की दिल दिमाग में सुल की तरह चुभ रही थी, क्योंकि अब उसे कंपनी के चेयरमैन की सीट अपने हाथों से दूर जाती नजर आ रही थी, जिस पर वो इतने साल से अपना हक समझ बैठी थी, जिसके लिए उसने कितने ही खौफनाक कामों को अंजाम दिया था, कितने ही षड्यंत्र रचे थे, जिसके लिए उसने अपने ही भाई रुद्र के जीवन के साथ ना जाने कितने ही खेल खेले थे, जिससे अब तक रुद्र के साथ बाकी सब भी अनजान थे। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे वो हासिल होता नज़र नहीं आ रहा था जो उसे चाहिए था, और इसका जिम्मेदार वो मानती थी आराध्या को, क्योंकि उसके सिंगल मेंशन में आकर रुद्राज के करीब जाना ही रुद्राज के जीवन में फिर से बदलाव लेकर आया था। उसमें फिर से जीने की चाह जगी थी, जो मिहिका की मौत के साथ ही खत्म हो चुकी थी, और अब राशि के दुश्मनों की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम शुमार हो चुका था आराध्या का, जिसे वो अब सिंगल मेंशन से और रुद्राज की ज़िंदगी से दूर करना चाहती थी, जिसके लिए उसका शैतानी दिमाग उसके विरुद्ध योजना गढ़ रहा था। वहीं आराध्या रुद्राज के कमरे में कॉफ़ी लेकर पहुंची तो रुद्राज बालकनी में कैनवास पर चित्रकारी उकेर रहा था। जब आराध्या उसकी ओर गई तो उसके पैरों में बंधी पायल की छन छन से रुद्राज की नज़र अपनी तरफ आधी आराध्या पे पड़ी तो पेंटिंग करते रुद्राज के हाथ वहीं रुक गए। उसने पेंटिंग को झट से कवर कर दिया और आराध्या की ओर बनावटी मुस्कान बनाते हुए देखा। हमेशा गुस्से में रहने वाले इस बंदे को आज इतनी बनावटी मुस्कान बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं, आराध्या ने रुद्राज के पास बालकनी में जाते हुए मन ही मन कहा, और रुद्राज की तरफ देख जवाब में उसने भी बड़ी सी स्माइल दी। रुद्राज सर, आप किसकी पेंटिंग बना रहे हैं, मैं देख सकती हूँ क्या? कहते हुए आराध्या ने पेंटिंग पे लगे कवर को हटाने के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए, पर रुद्राज ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, नहीं अभी नहीं, पेंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, जब बनकर तैयार हो जाएगी तब मैं खुद तुम्हें बताऊंगा। वैसे भी अधूरी पेंटिंग देखना तुम्हें उतना अच्छा नहीं लगेगा। आराध्या ने ओके जैसा आप ठीक समझे, मैं तो ये बताने आई थी कि रूपाली आंटी ने कहा है
कि आज ब्रेकफास्ट सभी साथ बैठकर करेंगे, तो आप जल्दी से तैयार होकर नीचे पहुंच जाइएगा। और हाँ, आपके लिए कॉफ़ी लाई थी, टेबल पर रखी है, पी लीजिएगा। कहते हुए आराध्या वहाँ से पलटकर कमरे में जाने लगी। जाती हुई एक बार फिर उसकी नज़र दीवार पर हर ओर लगी। मेहका की कई खूबसूरत पेंटिंग्स पे गई, जो सभी रुद्राज के द्वारा ही बनाई गई थी, जिन्हें देख आराध्या ने मन ही मन कहा, ज़रूर आज भी रुद्राज मेहका मैम की पेंटिंग बना रहे थे, इसीलिए वो मुझे नहीं बताना चाह रहे थे। ये सोच आराध्या को मन ही मन बुरा भी लगा और उसकी आंखों में आंसू उभर आए, जिन्हें रुद्राज के सामने जाहिर न होने देते हुए वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। विवान आर्यन के साथ उसके कमरे में मौजूद था। दोनों के बीच आर्यन के कॉलेज की गर्लफ्रेंड से लेकर कई अन्य हॉट इश्यूज़ पर चर्चा हुई और विवान की अमेरिकन गर्लफ्रेंड्स की लंबी लिस्ट आर्यन के सामने विवान ने खुशी खुशी जाहिर की और आर्यन को अपनी अमेरिकन गर्लफ्रेंड्स के साथ कई किस्से सुनाए। दोनों की कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी, पर बातें थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आर्यन विवान को पुरानी एल्बम दिखा रहा था, जिसमें सिंगल फैमिली के सभी सदस्यों की तस्वीरें थी, जिनमें एक तस्वीर मेहका की रुद्राज के साथ थी। विवान ने उस तस्वीर को देख कहा, रुद्र के साथ ये लड़की कौन है? कहीं यही तो हमारी भाभी नहीं है? वैसे मानना पड़ेगा, रुद्राज की पसंद को काफ़ी खूबसूरत लड़की से शादी की है, इसीलिए मुझसे भाभी को मिलवाना नहीं चाह रहा। विवान की बात सुन आर्यन के चेहरे पे उदासी छा गई। उसने कहा, जी विवान भाई, ये रुद्र भाई के साथ मेहका भाभी हैं, पर अब इनके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। इन्हीं के साथ साथ रुद्र भाई के जीवन की सभी खुशियाँ भी चली गईं और मेरे रुद्र भाई अपने परिवार से दूर हो गए। मेहका भाभी रुद्र भाई को गहरा जख्म देकर गई हैं, जो रुद्र भाई के जीवन में नासूर बन कर चुभ चुका है। आर्यन की बातों को सुन विवान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने आवाज़ में गंभीरता लिए पूछा, क्यों? ऐसा क्या हो गया रुद्र और उसकी वाइफ के बीच? और मेहका कहाँ चली गई? वो हम आर्यन कुछ आगे कहता उससे पहले ही आराध्या ने आर्यन के कमरे में आते हुए कहा, सभी आप दोनों का ब्रेकफास्ट टेबल पर वेट कर रहे हैं। चलिए, बाकी बातें बाद में कर लीजिएगा। जी आराध्या दी, चलिए, वैसे भी जोरों की भूख लगी है और कॉलेज के लिए भी लेट हो रहा है। बातें ही बातों में पता ही नहीं चला। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर कॉलेज के लिए निकलना होगा, आज इम्पॉर्टेंट लेक्चर भी है। कहते हुए आर्यन भागते हुए अंदाज में कमरे से बाहर निकल गया, जिसे देख आराध्या भी मुस्कुरा दी। आराध्या ने विवान की ओर देखा तो उसकी नज़रें पहले से आराध्या पर ही टिकी हुई थी। आराध्या ने इस बात को इग्नोर करते हुए विवान से कहा, आप भी चलिए विवान सर, अब आप इतने प्यार से कहेंगी तो मुझे चलना तो पड़ेगा ही मिस। विवान ने आराध्या के करीब आने की कोशिश करते हुए कहा, जिस पर आराध्या ने दूर हटते हुए चेहरे पे मुस्कान लिए कहा, आपको याद है ना, बाहर रूपाली आंटी ने आपके बारे में मुझसे क्या कहा था? तो फिर क्या चाहते हैं, कर दूं आपकी शिकायत रूपाली आंटी से? वैसे भी मैं आपके टाइप की बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो आपका मुझ पर ट्राई करना काम नहीं आने वाला। कहते हुए आराध्या वहाँ से जाने लगी। आपके लिए तो हम अपना हर टाइप बदल लेंगे मिस, आप एक बार आजमा कर तो देखिए इस बंदे को। कहते हुए विवान आराध्या की तरफ स्माइल देते हुए कमरे से बाहर निकल गया। विवान को जाते हुए देख आराध्या ने मन ही मन कहा, जितना सुना था इनके बारे में उससे भी कई गुना बढ़कर निकले हैं ये तो। दूसरी तीसरी मुलाकात में ही फ्लर्ट चालू इनका, इनसे तो दूर रहने में ही भलाई है। आराध्या ने अपने सिर को झटका और कमरे से बाहर निकल गई। ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी मौजूद थे, सिवाय रुद्र को छोड़कर जो देख विवान ने कहा, रूपाली आंटी, आपका लाडला रुद्र कहीं नज़र नहीं आ रहा। लगता है आज मेरी पसंद का ब्रेकफास्ट बना है, इसीलिए वो ब्रेकफास्ट नहीं करने वाला। रुद्र को सीढ़ियों से बिजनेस सूट पहने ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आता देख राशि ने कहा, लो आ गया तुम्हारा जानी दुश्मन विवान। ओ ग्रेट, अब ब्रेकफास्ट करने में मज़ा आएगा। विवान ने रुद्राज को आते देख कहा, जिस पर अभिजीत जी और रूपाली जी ने अपना सिर धुन लिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहते हुए
रुद्राज चेयर खींचे ब्रेकफास्ट के लिए बैठा ही था, तभी विवान ने कहा, गुड मॉर्निंग रुद्र। वैसे तो मॉर्निंग तो आज मेरी गुड है, क्योंकि रूपाली आंटी ने आज ब्रेकफास्ट में सब मेरी पसंद का जो बनाया है। तो तू ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आता तब भी चलता, क्योंकि तू मेरी पसंद की डिशेस तो खाएगा नहीं। ये ना कहते हुए विवान बड़ी ही मज़े से ब्रेकफास्ट करने लगा। मॉम, आपको क्या ज़रूरत थी इसकी पसंद की डिशेस बनाने की? रुद्राज ने चिढ़ते हुए कहा और वहाँ से उठने लगा। अरे रुद्र, नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है? मैं शाम को तुम्हारी पसंद की डिशेस बना दूँगी। चलो अभी बिना नाराज़ और गुस्सा हुए चलो ये फ्रूट से खा लो। अपनी मॉम की बात सुन रुद्र नाराज़गी से एक तरफ की वापस बैठ गया। आराध्या ने एक गिलास में जूस निकालकर रुद्राज को देने के लिए हाथ आगे किया। रुद्राज ने गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उससे पहले ही विवान ने आराध्या के हाथ में से जूस का गिलास लेते हुए उसे मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा। आराध्या के हाथ से यूँ जूस का गिलास लेना और आराध्या की तरफ विवान का यूँ मुस्कुरा कर देखना रुद्राज को चुभ गया। उसका अपने गुस्से पर काबू करना मुश्किल हो जाता। इससे पहले वही चेयर से उठ गया और आराध्या की ओर देखते हुए कहा, चलो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, नाश्ता जल्दी से पैक कर लो, ऑफिस में कर लेना। पर इतना लेट भी नहीं हुआ है सर, आराध्या ने मासूमियत से कहा। यस राइट मिस आराध्या, ठीक कह रही हैं, अभी लेट नहीं हुआ है। एक काम करो, तुम जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है तो मिस आराध्या मेरे साथ मेरी कार में आ जाएंगी। विवान ने ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हुए कहा। रुद्राज ने विवान की बात पर ध्यान दिए बिना आराध्या से कहा 2 मिनट्स में बाहर पहुंचो आराध्या। बाहर जाते हुए रुद्राज ने विवान की ओर घूर कर देखा और तेज कदमों के साथ बाहर की ओर निकल गया। अभिजीत जी ने कहा, मैं भी निकलता हूँ। रुद्राज के गुस्से को देखते हुए रूपाली जी कुछ नहीं बोली। वहीं राशि की खुराफाती दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था, जिसे सोच वो मुस्कुरा दी। अभिजीत जी ने कहा, मैं भी निकलता हूँ। विवान, तुम भी जल्दी से पहुँच जाना, वो डील के पेपर भी साइन करने हैं, साथ ही इस डील के ब्लूप्रिंट भी तैयार करने हैं। जी अंकल, मैं थोड़ी देर में ही निकल रहा हूँ। आप भी जानते हैं, सब चीज़ें एक तरफ और अपने काम को लेकर विवान वालिया का जुनून एक तरफ। विवान ने जूस का ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, बिल्कुल, तभी तो सुमित ने अपने बिजनेस की बागडोर तुम्हारे हाथ में दे रखी है, वरना वो अपने बिजनेस को लेकर कितना पसेसिव था ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो ऐसे ही इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की बागडोर तुम्हारे हवाले नहीं करता। अभिजीत जी ने कहा, एब्सोल्युटली राइट डैड। विवान हमेशा से हर चीज़ में काबिल रहा है, बस इसकी ये कपड़ों की तरह गर्लफ्रेंड बदलने की आदत छूट जाए तो सब कुछ परफेक्ट है इसमें। राशि ने मुस्कुराते हुए विवान से कहा, वो भी छूट जाएगी राशि दी। जिस दिन मेरे इस दिल में अपने प्यार का खंजर चलाते हुए कोई एक अप्सरा इस दिल के पार उतर जाएगी, तब तक के लिए इन हसीनाओं के साथ दिल लगी कर ली जाए। विवान ने होठों पे शरारती मुस्कान लिए हुए कहा। राशि ने कहा, ओके, बट प्रॉमिस मी, जिस दिन भी तुम्हारी इस दिल को कोई लड़की पसंद आ जाएगी तो तुम सबसे पहले अपनी राशि दी को आकर बताओगे। ओके डन, मैं प्रॉमिस करता हूँ। विवान ने राशि के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जिससे राशि के होठों पर एक गहरी मुस्कान उभर आई। राशि ने कहा, डैड आप निकलिए, आज मैं विवान के साथ ही ऑफिस आ जाऊंगी। अभिजीत जी निकल गए। कुछ देर बाद विवान और राशि भी ऑफिस के लिए रवाना हुए। रुद्राज की कार ऑफिस के बाहर आकर रुकी। आराध्या अपनी सीट बेल्ट निकाल कार में से निकलने को हुई तो रुद्राज ने उसकी कलाई अपने हाथ में थाम ली। आराध्या ने तुरंत नज़रें उठाकर रुद्राज की ओर देखा और आँखों के इशारे से उससे कलाई पकड़ने को लेकर प्रश्न किया तो रुद्राज ने तुरंत उसकी कलाई छोड़ते हुए नाम ही अपना सिर हिला दिया। आराध्या ने नोटिस किया कि रुद्राज के मन में कुछ बात है जिसे वो कहने से हिचकिचा रहा है, तो आराध्या ने ही कह दिया, कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? रुद्राज ने कहा, नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। आराध्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और वो कार का गेट खोल निकलने को हुई तो रुद्राज ने कहा, सुनो,
जी कहिए। आराध्या ने मुड़कर रुद्राज की ओर देखते हुए कहा। वो मैं मुझे कहना था कि तुम उस विवान से थोड़ा दूर ही रहा करो। लड़कियों के मामले में उसकी इमेज कुछ खास नहीं है। वैसे भी वो तुम्हारी टाइप का बिल्कुल नहीं है। रुद्राज कार की स्टीयरिंग पर हाथ घुमाते हुए इधर उधर देखते हुए कह रहा था। अच्छा, तो कब से इनके दिमाग में ये सब चल रहा था? आराध्या ने मन ही मन कहा और रुद्राज की बात करने की हिचकिचाहट देख उसके होठों पे बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मैं समझ रही हूँ आपकी कही ये सभी बातें, आराध्या ने कार से निकलते हुए कहा और मुस्कुराते हुए जल्दी से ऑफिस के अंदर बढ़ गई। इधर उधर नजरें घुमा रहे रुद्राज की नज़र जब आराध्या के कहे गए शब्दों और उस दिशा में चली गई जिस ओर आराध्या गई थी। रुद्राज काफ़ी देर तक उस दिशा में ही मुस्कुराते हुए देखता रहा और फिर आभास होते ही नज़रें हटा ली और सामने लगे फ्रंट मिरर में देखते हुए अपने बालों में हाथ घुमाया और कार से बाहर निकल सूट के कॉलर को उठाते हुए ऑफिस के अंदर की ओर बढ़ गया। रुद्राज विवान दोनों ही अभिजीत जी के कैबिन में मौजूद थे। अभिजीत जी ने डील के कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल कर टेबल पर रख दिए और दोनों को साइन करने के लिए कहा। रुद्राज और विवान ने एक तेज तर्रार निगाह एक दूजे पर डाली और अपने सामने रखी कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किए। अभिजीत जी ने कहा, रुद्राज और विवान, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से इस प्रोजेक्ट के लिए तुम दोनों मिलकर ब्लूप्रिंट तैयार करो और एक अलग से डिपार्टमेंट बनाओ जो इस बिजनेस के हर पहलू पर नए नए आइडियाज़ क्रिएट करें और बिजनेस ग्रोथ करें। डैड, मैं जल्दी ही कंपनी के कुछ चुनिंदा काबिल एम्प्लॉयज़ की लिस्ट बनाता हूँ जो इस डिपार्टमेंट के लिए टीम वर्क करेंगे। रुद्राज ने कहा, गुड रुद्राज, अगर ज़रूरत पड़े तो इस डिपार्टमेंट के लिए कंपनी के बाहर से भी कुछ और काबिल कैंडिडेट के इंटरव्यू करवा कर उन्हें भी हायर करो। पर ये सभी डिसीजन तुम्हारे अकेले के नहीं होंगे बल्कि विवान भी इसमें पूरी तरह शामिल होगा। जो भी डिसीजन होगा तुम दोनों के जॉइंट डिसीजन होंगे। अभिजीत जी ने कहा, थैंक यू अंकल, रुद्राज को याद दिलाने के लिए, क्योंकि इसकी बातें सुनकर तो लग रहा था कि सभी डिसीजन इसके अकेले के ही होंगे। विवान ने तंज कसते हुए कहा। विवान की बात सुन रुद्राज ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए घूर कर उसकी ओर देखते हुए कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अभिजीत जी ने कहा, तुम दोनों का ये बचकाना झगड़ा घर तक ही सीमित रहे तो अच्छा होगा। काम के वक्त तुम दोनों अपने सभी झगड़ों और ईगो को एक तरफ रख काम में फोकस करोगे तो अच्छा होगा। अभिजीत जी की बात सुन रुद्राज और विवान दोनों चुप ही रहे। उसी समय आराध्या ने अंदर अभिजीत जी के कैबिन में आते हुए कहा, गुड मॉर्निंग अंकल, आपने मुझे बुलाया? यस आराध्या, मैं चाहता हूँ कि तुम विवान और रुद्र को इस न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट में असिस्टेंस करो। अभिजीत जी आगे कुछ कहते उससे पहले ही रुद्राज ने कहा, बट डैड, आराध्या क्यों? आप किसी और को भी ये काम दे सकते हैं। आराध्या के पास ऑलरेडी अपने कामों की जिम्मेदारी है। मैंने आराध्या को ये जिम्मेदारी इसीलिए दी है क्योंकि मैं जानता हूँ आराध्या अपने पुराने काम के साथ ये नई जिम्मेदारी भी अच्छे से संभाल लेगी। क्यों आराध्या, हैंडल कर लोगी ना? जी अंकल, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, आराध्या ने सहज मुस्कान लिए कहा। पर रुद्राज को अच्छा नहीं लग रहा था कि आराध्या इस प्रोजेक्ट में असिस्ट करे और विवान को आराध्या के साथ अपनी आदतानुसार फ्लर्ट करने का चांस मिले। वहीं विवान के चेहरे पर मुस्कान थी कि आराध्या इस प्रोजेक्ट में उन्हें असिस्ट करेगी। अभिजीत जी ने कहा, आराध्या, विवान के लिए न्यू कैबिन का सेटअप जल्दी से रेडी करवाओ जिससे विवान को काम करने में किसी भी तरह की असुविधा ना हो। ओके अंकल, आराध्या ने कहा और जाते हुए एक निगाह उसी की ओर देख रहे रुद्राज पर डाली जो उसी की ओर भौहें उचकाकर उससे पूछ रहा हो कि क्या ज़रूरत थी उसे डैड को इस काम के लिए हाँ करने की। आराध्या के वहाँ से जाते ही अभिजीत जी ने कहा, विवान, जब तक तुम्हारे कैबिन का सेटअप नहीं हो जाता तब तक तुम रुद्राज के साथ उसी के कैबिन में काम कर लो। वैसे भी ब्लूप्रिंट तो तुम दोनों को एक साथ ही बनाना है। जी अंकल, विवान ने कहा और वहाँ से निकल रुद्राज के कैबिन में जाने लगा। रुद्राज ने विवान को जाते हुए देखा और फिर अपने डैड की तरफ देखा जिस पर अभिजीत जी ने कहा, रुद्र,
सिर्फ आज की बात है, कल आराध्या विवान का कैबिन का सेटअप रेडी करवा देगी। रुद्राक्ष ने कहा, तेज कदमों के साथ वहाँ से निकल गया और मन ही मन कहा, न जाने इस विवान को पूरे दिन अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त कैसे कर पाऊंगा, और इस आराध्या को क्या ज़रूरत थी डैड के सामने इस प्रोजेक्ट में मुझे और विवान को असिस्ट करने की। ना भी तो कह सकती थी ना। रुद्राक्ष ने होठों को साइड में से उठाते हुए नाराज़गी के साथ कहा। रुद्राक्ष अपने कैबिन में पहुंचा तो उसकी नजरें सामने चेयर पे बैठे विवान पर गई तो रुद्राक्ष गुस्से से भर उठा, क्योंकि विवान के हाथ में मिहिका की तस्वीर थी। रुद्राक्ष ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विवान इस तस्वीर को हाथ लगाने की? दूर रहो मेरी पर्सनल चीज़ों से। कहते हुए रुद्राक्ष ने विवान के हाथ से तस्वीर छीन ली। रिलैक्स रुद्र, एक तस्वीर के लिए इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। मैं तो विवान आगे कुछ कहता उससे पहले ही रुद्राक्ष ने आंखों में गुस्सा लिए विवान को घूरते हुए कहा, दूर रहो मेरी चीज़ों से। तुम जानते हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी किसी भी चीज़ को मेरी बिना इजाज़त छुए, सो प्लीज़ स्टे अवे। विवान ने भी रुद्राक्ष की आंखों से आंखें डाल एटीट्यूड से कहा, अगर ना रहूं दूर तो क्या करोगे तुम? विवान ने भौहें उचकाते हुए कहा, मैं लड़ाई नहीं चाहता, इसीलिए शांति से समझा रहा हूँ। समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है, वरना। रुद्राक्ष ने विवान की आंखों में आंखें डालकर कहा, वरना? बोलो रुद्र, वरना क्या करोगे तुम? मैं जानता हूँ। विवान ने आंखों में आंखें डालकर कहा। रुद्राक्ष के हाथ विवान के कॉलर को पकड़ने के लिए बढ़े ही थे कि तभी कैबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। रुद्राक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो अपने डैड अभिजीत जी को देख रुद्राक्ष ने विवान की ओर बढ़े अपने हाथों को नीचे की ओर ले लिया और एक तरफ चेहरा घुमा कमर पर अपने दोनों हाथ रख कर खड़ा हो गया। अभिजीत जी के साथ आई राशि ने अपने दोनों हाथों को बांधते हुए कहा, डैड, मुझे लगता है आपको रुद्राक्ष को इस न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट के हेड बनाने के फैसले को लेकर एक बार फिर सोचना चाहिए। मुझे लगता है रुद्राक्ष और विवान एक साथ काम करने को लेकर कंफर्टेबल नहीं होंगी। रुद्र, मैंने अभी जो कहा उस बात को लेकर मुझे गलत मत समझना। मैंने जो भी कहा वो बड़ी बहन होने के नाते तुम्हारे बारे में सोच कर ही कहा, वरना मैं तो इस बात से खुश हूँ कि डैड ने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। रुद्राक्ष ने राशि की बात में हामी भरते हुए कहा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं राशि दी, मैं जानता हूँ आप मेरा बुरा कभी नहीं सोचेंगी। डैड, मुझे भी लगता है आपको इस प्रोजेक्ट का हेड राशि दी को बनाना चाहिए। वो मुझसे बेहतर तरीके से इस पर काम करेंगी और उन्हें किसी और के साथ काम करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। रुद्राक्ष ने विवान की ओर तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा। रुद्राक्ष की बात का जवाब देते हुए अभिजीत जी ने तुरंत कहा, मेरे लिए गए किसी भी फैसले पर सवाल उठाने का हक मैंने तुम दोनों में से किसी को भी नहीं दिया है, और रुद्राक्ष, तुम्हें इस प्रोजेक्ट का हेड बनाने का मेरा डिसीजन भी पूर्णतः उचित है, इसीलिए इसके बारे में दोबारा कोई बात नहीं होगी। कहते हुए अभिजीत जी ने राशि की तरफ देखा, जिससे राशि ने अपनी नज़रें झुका ली। मैं प्रोफेशनली विवान के साथ काम कर सकता हूँ, बट अगर ये मेरे साथ पर्सनल होकर अपनी दुश्मनी निकालेगा तो अच्छा नहीं होगा। रुद्राक्ष ने कहा, मैंने तुमसे बिना पूछे एक तस्वीर को हाथ क्या लगाया रुद्र? तुम तो बेवजह इतनी सेंटी हो गई और उस बात को बेवजह इशू बना रहे हो। विवान ने अपने दोनों हाथों को जेब में डाले उसके सामने खड़े होकर कहा। विवान की बात सुन अभिजीत जी टेबल पर रखी मिहिका की तस्वीर देख समझ गए कि हुआ क्या है। अभिजीत जी ने विवान को अपने कैबिन में बुलाते हुए कहा, विवान, तुम मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। और रुद्र, तुम अपने गुस्से पे थोड़ा काबू करना सीखो, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। अभिजीत जी कैबिन से निकल गए और उनके पीछे पीछे विवान रुद्राक्ष की नज़र उनके जाती और उनके पीछे पीछे विवान रुद्राक्ष की नज़र उनके जाते ही टेबल पर रखी मिहिका की तस्वीर पर चली गई। अभिजीत जी के कैबिन में विवान उनके सामने चेयर पर बैठा हुआ था। अभिजीत जी ने विवान से कहा, देखो बेटा, वो तस्वीर मिहिका की थी, रुद्राक्ष की वाइफ। अभिजीत जी की बात पूरी होती उससे पहले ही विवान बोला, आर्यन ने मुझे बताया था अंकल मिहिका भाभी के बारे में कि वो अब रुद्र के साथ नहीं है, पर ऐसा क्या हुआ उनके साथ? मिहिका अब इस दुनिया में नहीं है विवान।
3 साल हो गए मिहिका की मौत को, अभिजीत जी ने कहा। वाट? पर उनकी मौत कैसे हुई? क्या हुआ था उन्हें? विवान ने संजीदगी से कहा। छोड़ो उन सभी बातों को विवान, अब उन पुरानी बातों को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। समझ लो, रुद्राज की एक गलती की सज़ा उसे अब तक मिल रही है, और वो गलती थी मिहिका से शादी। बट रुद्राज के लिए मिहिका बहुत मायने रखती है, अपने परिवार से भी ज़्यादा। इसीलिए तुमसे इतना ही कहूँगा कि मिहिका से जुड़ी किसी भी चीज़ से दूर रहना ही अच्छा होगा, क्योंकि मिहिका से जुड़ी किसी भी चीज़ को कोई छुए या ये रुद्राज को बर्दाश्त नहीं। अभिजीत जी ने कहा। सॉरी अंकल, मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानता था, पर आगे से ध्यान रखूँगा, विवान ने होंठों पर मुस्कान लिए सहजता से कहा। अभिजीत जी ने कहा। विवान वहाँ से निकल गया, पर उसका दिमाग अनगिनत सवालों से जूझ रहा था कि आखिर उसके यूएस जाने के बाद रुद्राज की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इतना बदल दिया। मिहिका रुद्राज की ज़िंदगी में कैसे आई? उसकी डेथ कैसे हुई? विवान का दिमाग ऐसे कई उलझनों से घिरा हुआ था। विवान ने मन ही मन सोच लिया था कि घर पहुंचने पर आज वो अपने सभी सवालों के जवाब रूपाली आंटी से लेकर रहेगा। दोस्तों, इस कहानी की इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज की कहानी का ये चैप्टर आप लोगों को ज़रा सी पसंद आया हो तो प्लीज़ जाते जाते कहानी को लाइक करते जाइएगा, और चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि कहानी का कोई भी चैप्टर आप लोगों से ना छूटे।